इस छोटे से शहर में सबसे बड़े और प्रसिद्ध घरों में से एक राधिका निवास। इसमें आज रोज की तरह ही सन्नाटा पसरा हुआ था। इस शहर के लोग राधिका निवास से अनजान नहीं थे और कुछ सालों पहले तक मिलने जुलने आने जाने वालों से ये घर भी गुलजार रहता था। लेकिन अब तो ऐसा लगता है मानो कोई यहाँ रहता है भी कि नहीं। यहाँ ये बड़ी सी कोठी सेठ राम दयाल जी ने अपने जीवन काल में ही बड़े अरमानों से बनवाया था कि वो और उनका लंबा चौड़ा परिवार और उनकी आने वाली पीढ़ियां भी यहाँ बसेंगी और उनका नाम लोगों की जुबान पर हमेशा रहेगा। इस कोठी को उन्होंने अपनी माँ राधा कुमारी के नाम से राधिका निवास रखा था। सेठ राम दयाल जी अपनी माँ को बहुत मानते थे। उनकी माँ ने भी बहुत तकलीफ़ें सहकर अपने 3 बेटों को पाला था। सेठ राम दयाल जी सबसे बड़े बेटे थे, अतः अपने माँ के संघर्षों का उन्हें ज़्यादा पता था। उनके पिता तो बहुत पहले ही खत्म हो चुके थे और जो थोड़ी बहुत जायदाद थी वो पति की मृत्यु के पश्चात उसमें से अधिकांश हिस्सा राधिका कुमारी से धोखे से रिश्तेदारों ने छीन ली थी। उस पुराने ज़माने में जब महिलाओं का बाहर निकलना कुछ करना अच्छा नहीं माना जाता था, उस समय राधिका कुमारी ने अपने 3 बच्चों को पालने के खातिर कितनी मेहनत करते हुए और लोगों के ताने सुनकर भी अपने कर्तव्यों को पूरा किया। इस संघर्ष का बुढ़ापे में उन्हें पूरा फल भी मिला। राम दयाल जी जब बड़े हुए तो उन्होंने अपने व्यवसाय की शुरुआत पहले छोटे से रूप में की और देखते ही देखते सफलता उनके कदम चूमने लगी। राम दयाल जी ने अपने दोनों भाइयों को भी अपने व्यवसाय में जोड़ लिया और तीनों भाइयों की मेहनत और एकता ने शीघ्र ही लोहे के व्यापारियों में अपना नाम ऊंचा कर लिया। तीनों ही भाइयों के लिए बड़े बड़े घरों से रिश्ते आने शुरू हो गए तो राम दयाल जी ने तय किया कि पहले शहर में अच्छी जगह लेकर एक बड़ी सी कोठी का निर्माण किया जाए, फिर शादी होगी। देखते ही देखते जल्दी ही ये भव्य कोठी बनकर तैयार हो गई और पूरे शहर में इस कोठी की भव्यता के चर्चे होने लगे। फिर तो इस नई नवेली कोठी पर 3 सुंदर नई नवेली बहुएं भी आ गई और पूरा घर रौनक से भर उठा। जो रिश्तेदार पहले पूछते नहीं थे वो सब भी इस शादी में शरीक हुए और बढ़ चढ़कर अपनों को इस घर का हितैषी बताने लगे। नई बहुओं को तो इन रिश्तेदारों की असलियत पता नहीं थी, अतः वो तीनों बहुएं तो उनका आदर सत्कार करती रही, लेकिन अपने इन रिश्तेदारों के दोगलेपन को अच्छी तरह जानते हुए भी राधिका कुमारी और उनके बेटे खामोश रहे, क्योंकि राधिका कुमारी इस खुशी के मौके पर पुरानी तलखियों को छेड़ देना और सबको अपनी खुशी में जोड़ना चाहती थी। कितने ही दिनों तक जगमगाती कोठी में रीति रिवाज और दावतों का दौर जारी रहा। तीनों बहुएं भी ऊंचे घरों से आई थी और सुंदरता के साथ साथ सारे संस्कारों से भी युक्त थी। जल्दी ही तीनों ने मिलकर पूरा घर संभाल लिया और अपनी सास को पूरा आराम दिया। जिन सुखों की राधिका कुमारी और उनके बेटे पहले तरसते रहे थे वो सारे सुख अब उनके आंगन में फल फूल रहे थे। राधिका कुमारी रोज़ भगवान की पूजा करते हुए यही प्रार्थना करती थी कि उनके द्वार से अब ये सुख शांति बिसरने न पाए। कुछ ही सालों में जहाँ तीनों भाइयों का व्यापार बढ़ा, वहीं उनके घर में तीनों बहुओं के गोद में नन्हे मुन्ने खेलने लगे। ऐसा लगता था कि जितना कष्ट उन सब ने भोगा है, ईश्वर उन सब की पूर्ति अब कर देना चाहता है। उनकी अगली पीढ़ी ने बड़े होकर इस व्यवसाय को और विस्तृत रूप दिया और दूसरे अन्य व्यवसायों में भी हाथ आजमाया। अब तक राधिका कुमारी बहुत बूढ़ी हो गई थी और अपने कमरे में ही रहती थी। बड़े बेटे पोतियों की शादी भी हो गई थी और वो परदादी भी बन गई थी। दोनों परपोतों को देखकर उन्हें अपनी आने वाली पीढ़ियों की भविष्य में भी फलती फूलती नजर आई। तभी एक ऐसी घटना घटी जिसके बारे में किसी ने सोचा नहीं था। हुआ ये कि राम दयाल जी अपनी पत्नी के साथ कार में जा रहे थे। उन्हें किसी मित्र के यहाँ जाना था। दोनों तो कार में पीछे बैठे थे और ड्राइवर गाड़ी चला रहा था कि तभी रास्ते में एक सन्यासी आ गया और उन्हें रुकने का इशारा किया। ड्राइवर ने अनदेखा कर दिया और गाड़ी को आगे बढ़ा दिया। दोनों पति पत्नी का ध्यान भी बाद में गया
तो उन्होंने गाड़ी को घुमाकर वापस उस सन्यासी के पास ले जाने को कहा। ड्राइवर ने गाड़ी घुमाई और उस सन्यासी की ओर ले गया। वो अभी ज़्यादा दूर नहीं गया था। दोनों पति पत्नी वहाँ पहुंचकर गाड़ी से उतरे और उसे प्रणाम किया। सन्यासी ने कहा कि वो उन लोगों को जानता है और आने वाला भविष्य उनके परिवार के लिए सही नहीं है, यही बताना चाह रहा था। पर तुम लोग सफलता के मद में चूर होकर हमें देख नहीं पाए। रामदयाल जी ने माफ़ी मांगी और कहा कि वो बातों में व्यस्त थे, इसीलिए उनका ध्यान नहीं गया, वरना उनके घर में तो हमेशा साधु संतों का आदर सत्कार किया जाता है। आप कृपया आदेश करें, हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। सन्यासी ने कहा कि इस परिवार का भविष्य आगे नहीं दिख रहा है। तुम्हारी माँ के पुण्यों के कारण ये परिवार फला फूला, पर उनके जाने के बाद ये आबाद नहीं रहेगा। सन्यासी के मुंह से ये बात सुनकर तो सेठ रामदयाल जी और उनकी पत्नी के होश उड़ गए। उन्होंने हाथ पैर जोड़कर इसका उपाय बताने को कहा। सन्यासी ने अपनी आंखें बंद कर ली और ध्यान अवस्था में चले गए। फिर आंखें खोलकर कहा, अगर तुम्हारी आने वाली पीढ़ियों ने इस कोठी को बेचा नहीं और इसे हमेशा आबाद रखा तो हो सकता है कि परिवार तुम्हारा कुछ कष्ट झेले, लेकिन पूरा नाश नहीं होगा, और धर्म कर्म बनाए रखे तो बेहतर होगा। इतना सुनकर सेठ रामदयाल जी को थोड़ी तसल्ली मिली, लेकिन फिर भी भविष्य की चिंता उन पर सवार हो गई और उन्होंने अपनी वसीयत में इसका जिक्र किया कि कोई भी वारिस इस कोठी को तोड़े या बेचे नहीं। सेठ रामदयाल जी ने अपनी वसीयत में कोठी का जिक्र करते हुए लिखवाया कि इस कोठी के सिवाय सुधार कार्य के और कुछ तोड़ फोड़ नहीं किया जाएगा और इसे बेचा तो बिल्कुल नहीं जाएगा। उसका रहना और सारा संभाल ही पूरे परिवार के लिए हितकर है। ये भी सेठ रामदयाल जी ने जुड़वा दिया। वैसे अभी फ़िलहाल तो बड़ा प्रश्न था उनके सामने कि तीनों भाइयों के बच्चे बड़े हो गए थे और उनमें से 2 बच्चों की भी शादी हो गई थी और नन्हे बच्चे हो गए थे। परिवार में इतने सारे सदस्य हो गए थे कि सबका इतनी बड़ी हवेली के बावजूद भी गुजारा नहीं हो रहा था, और अभी तो अन्य बच्चों की शादी होनी थी जिससे परिवार और बढ़ता। वैसे भी आज की पीढ़ी को यूँ इस तरह संयुक्त रूप से रहना रास नहीं आ रहा था, क्योंकि नए और पुराने विचारों का टकराव आपस में होने लगा था। राधिका कुमारी भी अब बेहद निस्सक्त हो गई थी और शायद कुछ दिनों की ही मेहमान थी। इसीलिए एक दिन तीनों भाइयों ने तय किया कि अपनी संतानों को उनके इच्छा के विरुद्ध यहीं रहने को और व्यवसाय को ही अपनाने के लिए जोर डालना उचित नहीं है। अतः जो लोग यहाँ रहना चाहते हैं वो रहें, बाकी अपनी इच्छा अनुसार कैरियर बना सकते हैं और अन्यत्र कहीं रह सकते हैं। तीनों ने अपना फैसला सबको सुना दिया, लेकिन तीनों ही भाइयों में प्यार और एकता भरपूर थी। इसीलिए उन्होंने कहा कि वो तीनों अपनी पत्नियों के साथ हमेशा इसी कोठी में रहेंगे और उनके बच्चों की जैसी मर्जी। उसके कुछ दिन बाद ही आखिर राधिका कुमारी के दिन पूरे हो गए और वो भगवान को प्यारी हो गई। अंतिम क्षण तक उसके तीनों बेटे बहुओं ने साथ नहीं छोड़ा और सबको आशीष देते हुए वो चल बसी। अंतिम क्रियाक्रम में फिर से पूरा परिवार इकट्ठा हो गया और सारे काम इंतजाम बहुत अच्छे से हुए। वापस सब अपने अपने घर में चले गए। पैसे की कमी किसी को नहीं थी, सबके घर शानदार थे, सब अपनी ज़िंदगी में व्यस्त थे, लेकिन समय निकाल कर एक दूसरे से संपर्क कर लेते और साल में एक बार तो किसी आयोजन में शामिल होकर सबसे मुलाकात भी हो जाती थी। समय गुजरने लगा और सेठ रामदयाल जी और उनके दोनों भाई भी अब काफ़ी बुजुर्ग हो गए थे। उन्होंने अपना सारा कारोबार बच्चों को सौंप दिया था। अब उनका प्रिय काम रह गया था अपने नाती पोतों के साथ खेलना या फिर पुरानी यादों को ताज़ा करना। सेठ रामदयाल जी की पत्नी भी नहीं रह गई थी और वो उसकी तस्वीर को निहारा करते थे। जो बेटे और बहुएं यहीं इस कोठी में रहते थे वो इन सब का पूरा ख्याल इनका पूरा ख्याल रखा करते थे। सेठ रामदयाल जी और उनके भाई पूरा दिन साथ बिताते थे। तीनों ही जानते थे
कि कभी भी उनका साथ छूट सकता है, और ये आशंका जल्दी ही सच हो गई और सेठ रामदयाल जी के सबसे छोटे भाई उनसे पहले ही मृत्यु को प्राप्त हो गए। अपने से पहले अपने छोटे भाई को जाते देखकर बड़े दोनों भाइयों को दुख का ठिकाना नहीं रहा। वो लोग जैसे हतप्रभ रह गए। सेठ रामदयाल जी को बहुत सोना लगता था। पत्नी तो पहले ही खत्म हो गई थी और अब छोटे भाई के जाने का दुख। सेठ रामदयाल जी को अब कोई मोह माया नहीं रह गया था। वो निरंतर भूतकाल में ही जीते रहते। कैसे कितने संघर्षों से इस मुकाम तक पहुँचे, यही सब सोचते रहते। धीरे धीरे लाठी टेक कर अपने द्वारा बनवाए इस कोठी के कोने कोने को निहारा करते, जो उनकी उन्नति की गवाह थी। गरीबी से उबर कर तीनों भाइयों ने जो मुकाम हासिल किया था, वो तो शहर के सभी लोगों को पता था। सेठ रामदयाल जी जब भी अपनी इस कोठी को घूम घूम कर देखते तो उन्हें अपना पूरे जीवन भी चलचित्र की तरह घूम जाता। कैसे उनका प्रारंभिक जीवन कुछ बनकर दिखाने में लगा, फिर अपनी माँ का संघर्ष भी उन्हें भावुक कर जाता, फिर अपनी पत्नी और छोटे भाई की यादें आंखों में पानी ले आती। वैसे भी इस उम्र के आते आते व्यक्ति अत्यंत भावुक हो गया होता है। किसी भी नकारात्मक बात को वो सहन नहीं कर पाता और अपने लोगों से हमेशा अपने मन की चाह रखता है। सेठ रामदयाल जी भी यहाँ जवानी में कुछ भी कर सकने का बुलंद हौसला रखते थे। वहीं अब बस इतना चाहते थे कि उनके परिवारजन उनके इर्द गिर्द रहे, उनके परिवार में शांति रहे। लेकिन अब बहुत सारे सदस्य अपनी सहूलियत को देखते हुए अलग अलग जगहों पे रहते थे, इसीलिए उनका मन थोड़ा खिन्न रहने लगा था। उनके भाई को उनकी फिक्र लगी रहती थी, लेकिन बूढ़े और आसक्त तो वो भी हो गए थे। फिर भी अपनी पत्नी को उनका ध्यान रखने का ताकीद करते रहते थे। तीसरे भाई के नहीं रहने से दोनों भाई ही अब एक दूसरे का ख्याल ऐसे रखते थे मानो एक दूसरे के माँ बाप हों। एक भाई दूसरे का ख्याल रखता कि उनसे समय से एक भाई दूसरे भाई का ख्याल रखता कि उसने समय से खाना खाया कि नहीं, तो दूसरा ये देखता कि भाई ने दवाई बराबर से ली है कि नहीं। जबकि उनके अलावा भी इस कोठी में उनके कुछ छोटे बेटे बहू और नौकर चाकर भी रहते थे और इनका ध्यान रखते थे। लेकिन दोनों भाइयों में जैसे एक दूसरे की जान बसने लगी थी। वो अपना अधिकांश समय साथ बिताते थे, जिसमें उनका प्रिय काम था अपने बचपन की यादों को स्मरण करना। दोनों भाइयों के जो सबसे बड़े बेटे बहू थे, वो भी अब दादा दादी बन गए थे, लेकिन उनके बेटे बहू कोठी में नहीं रहकर अन्यत्र रहते थे। अतः वो लोग कभी कभी मिलने आ जाया करते थे। फिर बाकी सभी सदस्यों को मिलाकर अभी भी 10 लोग इसी कोठी में बसते थे। दूसरे उन्हें ये डर भी था कि किसी और जगह में रहने से कहीं उनका हक कोठी पर से समाप्त नहीं कर दिया जाए। आखिर आज के समय में इस जमीन और कोठी की कीमत लाखों करोड़ों में थी। अतः सबकी नज़रें इस कोठी में गड़ी हुई थी। वो तो सेठ रामदयाल जी ने अपनी वसीयत में साफ मना किया था इस कोठी को तोड़ने से या बेचने के लिए, इसीलिए ये कोठी सुरक्षित थी। फिर इस परिवार की पहचान भी ये कोठी ही थी। अतः सिवाय मरम्मत कार्य और रंगन रोगन के अलावा इसे और कुछ छेड़छाड़ नहीं किया जाता था। इस कोठी का दीवान खाना तो हमेशा ही मेहमानों से भरा हुआ रहता था। कभी दोनों भाइयों से मिलने वाले, तो कभी बिजनेस के सिलसिले में, दिवाली वगैरह या शादी में तो इसकी रौनक देखते बनती थी। रंग बिरंगी लाइटों और फूलों की सजावट से कोठी और दमकने लगती थी। शहर के सामान्य वर्ग के लोग तो अब इस कोठी के गेट से बाहर से ही इस तरह देखने आते मानो कोई झांकी देखने आए हों। इस परिवार के बेटे या बेटी की शादी चाहे कहीं से भी हो, इस कोठी को भी पूरा सजाया जाता था। और किसी बेटे की शादी हो तो नई बहू को पहली बार जरूर इस कोठी में लाया जाता था, चाहे फिर वो लोग दूसरे घर में रहने चले जाएं। बेटी की भी शादी हो तो विदाई भी यहीं से पहले बेटी दामाद को कोठी में लाया जाता था। और राधिका कुमारी की बड़ी सी तस्वीर के आगे और उनके समय से बने पूजा घर में और फिर बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद दिलवाया जाता।
ये सब एक परंपरा बन गई थी। सेठ रामदयाल जी का मन आजकल बहुत भावुक हो गया है। शायद उन्हें भान हो गया है कि उनकी मृत्यु नज़दीक है। अतः वसीयत के बाद भी अपने बेटे और भतीजों से बार बार कोठी को उनके जाने के बाद भी सुरक्षित रखने की बात याद दिलाते रहते थे। वो सब भी उनका मन रखने के लिए कोठी को सुरक्षित रखने का वादा फिर से दोहरा देते। अतः वो समय आ ही गया और सेठ रामदयाल जी सबको छोड़कर चल बसे। उनके जाने का गम उनके मझले भाई भी सहन नहीं कर सके और कुछ ही महीनों में उनका भी देहांत हो गया। अब तीनों भाइयों के बड़े बच्चे ही परिवार के मुखिया हो गए थे। तीनों भाइयों में से केवल मझले भाई की पत्नी ही जीवित थी और वो भी बीमार चल रही थी। परिवार के सदस्यगण अब अपने तक सीमित रह गए थे। यानी जो सगे भाई बहन थे वो तो एक दूसरे के संपर्क में रहते, लेकिन अपने चचेरे भाई बहनों से कम ही संपर्क होता था। शादी ब्याह में भी सबके सब शामिल कम होते थे। दूरियां बढ़ती जा रही थी। तीनों भाइयों ने मिलकर जिस एकता का परिचय दिया था, उनकी आने वाली पीढ़ियां अब अपने तक सीमित हो गई थी। कोठी को लेकर खानदान में तनातनी चल रही थी, क्योंकि पहले तीनों ही भाइयों के नाम पर थी कोठी और अब सब उस पर हक तो चाहते थे, लेकिन वहाँ मिलकर रहने में किसी की रुचि नहीं थी। जो लोग रह रहे थे उन सब की रसोई अलग अलग थी और दूसरों से कोई सरोकार नहीं था। सेठ रामदयाल जी, उनके भाइयों ने जो सपना देखा था कि उनके जाने के बाद भी उनके परिवार के लोग मिलकर इस कोठी में रहेंगे, वो सपना धूमिल हो गया था। सबके सामने यही मजबूरी थी कि कोठी को बेचा नहीं जा सकता था और सबके साथ रहना भी उनके लिए असंभव था। सब इसका कोई हल निकालना चाहते थे। आखिर तय किया गया कि जिन्हें यहाँ रहना है वो अन्य सभी को इस कोठी की कीमत का पैसा दे देंगे, लेकिन ये कीमत देना उनके लिए भारी था, क्योंकि अब इसकी कीमत करोड़ों में थी। अतः इस कोठी के खातिर अपना बैंक बैलेंस भी कोई बिगाड़ना नहीं चाहता था, क्योंकि बाद में भी इसे बेचकर फ़ायदा नहीं ले सकते थे। अतः सिर्फ इस आलीशान कोठी में रहने के लिए इतना पैसा देना अरख रहा था। इस विवाद का हल नहीं निकल रहा था और सभी हिस्सेदारों के बीच इस बात को लेकर मनमुटाव चल रहा था। आखिर करोड़ों की इस कोठी पर से कोई अपना हक छोड़ना भी नहीं चाहता था। पूरे शहर में इनके बीच के मनमुटाव को लेकर तरह तरह की बातें चल रही थी, जिससे इस खानदान के रसूख और बिजनेस में भी प्रभाव पड़ रहा था। अब जो इन तीनों भाइयों की बड़ी संतानें थी, उन्होंने इस समस्या को सुलझाने के लिए तय किया कि कोठी की कीमत चाहे कितनी भी बढ़ गई हो, लेकिन उसे बेचकर फ़ायदा तो उठा नहीं सकते हैं। अतः कीमती होने के बाद भी इस कोठी का कोई बाजारी मूल्य नहीं था। अतः सुझाव दिया कि ये शहर कोई टूरिस्ट प्लेस नहीं है कि इसे होटल का रूप देकर कमाई किया जा सके या फिर इससे ऊंचे दामों पर किराए पर दे दिया जाए, क्योंकि इसे इतनी ऊंची कीमत पर किराए से लेने वाला भी कोई नहीं था। ये कोठी अब इस परिवार के लोगों को किसी सफ़ेद हाथी की तरह ही लग रही थी, जिसका सिर्फ रख रखाव किया जा सकता है। इसीलिए तय हुआ कि इस कोठी में जो फैमिली मेम्बर्स रहना चाहते हैं वो लोग इस कोठी की कीमत के बराबर नहीं, बल्कि बाकी मेम्बर्स को इतनी भरपाई दें कि जितने में उन्हें एक बड़ा फ्लैट मिल जाए। आखिर इस बात पर सब राजी हो गए। अब तीनों भाइयों के बड़े बेटे यानी 4 बेटों ने यहाँ रहना तय किया अपने अपने परिवार के साथ। पर वो सब एक कोठी होने के बाद भी अलग अलग पोर्शन बना के रहते थे। कोई दूसरे परिवार में दखल नहीं देता था। बाकी बचे 2 भाई और 3 बहनों को उनके अनुसार फ्लैट खरीद कर दे दिया गया। अब इनकी सब संतानों को कोठी पर हक तो था, पर वो बेच नहीं सकते थे। हाँ, जो फ्लैट खरीद कर दिए गए थे उन्हें वो अवश्य अपने हिस्से के अनुसार बेचा या खरीदा जा सकता था। जिस अरमान और सपनों को साकार करने के लिए ये कोठी बनाई गई थी, वही कोठी उत्तराधिकारियों के लिए बस खोखली शान की वस्तु बनकर रह गई थी, जिसे ना उगलते बन रहा था ना निगलते,
क्योंकि ये कोठी किसी एक के नाम नहीं थी। अगर ऐसा होता तब तो बात ही क्या थी। वो इसमें बड़े शान से रहते। धीरे 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 इसमें जो लोग रह रहे थे उनके बच्चे भी अब स्वतंत्र ढंग से रहना चाहते थे, इसीलिए अपने माँ बाप को अलग घर में जाकर रहने को कहने लगे थे। सेठ रामदयाल जी का जो सबसे बड़ा बेटा था रामेश्वर, वो अपनी पुश्तैनी संपत्ति को इस तरह बेकदरी को लेकर परेशान था। उसने सोचा कि वो चाहे कितनी भी कीमत देनी पड़े, वो इस कोठी को स्वयं खरीद लेगा तो कोठी इसी परिवार के पास भी रहेगी और उसके पास सुरक्षित भी रहेगी। लेकिन उसके बच्चों को ये महंगा सौदा लग रहा था, पर रामेश्वर ने यही किया और अपनी जमा पूंजी से कोठी में रहने वाले अन्य सदस्यों को पैसे देकर उन सभी से कोठी को अपने नाम करवा लिया। इतने सालों में पहली बार कोठी का अब बस एकमात्र उत्तराधिकारी था रामेश्वर। बाकी सारे लोगों ने इस कोठी को छोड़ दिया और अपने लिए अलग अलग पसंदीदा घर ले लिया। अब इस कोठी में रामेश्वर और उनकी पत्नी कमला और 3 बच्चे, 2 बेटे संजीव और राजीव और बेटी कालिंदी ही रहने लगे। रामेश्वर के दोनों बेटों की शादी हो गई थी और कालिंदी के लिए वर की खोज की जा रही थी। कालिंदी अपने साथ कॉलेज में पढ़ने वाले एक लड़की को चाहती थी, लेकिन ये भी जानती थी उसके घर वाले कभी भी इस साधारण घर के लड़के से शादी नहीं करेंगे, इसीलिए वो खोई खोई सी रहती थी। उसकी उदासी को उसके माता पिता समझ नहीं पा रहे थे, पर अपनी बेटी को उदास देखकर वो भी परेशान थे और अपनी बेटी की उदासी दूर करने के लिए उन्हें उपाय सूझा कि उसे लेकर कुछ दिनों के लिए कहीं घूमकर आया जाए तो शायद उसे अच्छा लगे, क्योंकि वह बहुत दिनों से अपने कारोबार और कोठी के चक्कर में रामेश्वर बाहर कहीं घूमने के नाम से ही नहीं गया था। अतः दोनों बेटों और बहुओं को कुछ दिनों के लिए जिम्मेदारी सौंपकर तीनों घूमने निकल गए। कमला जी की बहुत दिनों से इच्छा थी नैनीताल जाने की, अतः वहीं जाना तय हुआ और वो लोग नैनीताल पहुंच गए। वहाँ की सुरम्य वादी में पहुंचकर कालिंदी को भी बहुत अच्छा लगा और वहाँ उसका मन रम गया। तीनों ने बहुत आनंद उठाया और वापस आ गए। कोठी को अपने नाम कराने में बहुत पैसा खर्च हो गया था, अतः उसकी भरपाई भी करनी थी। रामेश्वर ने तय किया कि अभी बेटी की शादी रहने देते हैं, पहले कारोबार को बढ़ाया जाए, जिससे कालिंदी भी निश्चित हो गई कि अभी कुछ समय तक उसकी शादी को लेकर चर्चा नहीं होगी और ये अब तक कोई न कोई उपाय निकाल लेगी। अपने प्यार शेखर को पाने के लिए रामेश्वर का सारा ध्यान अब कारोबार की ओर था। उसके दोनों बेटे भी पूरी जिम्मेदारी से लगे हुए थे, लेकिन घर में कुछ ठीक नहीं चल रहा था। दरअसल जब रामेश्वर और कमला कालिंदी को लेकर घूमने गए थे, तब घर का सारा दामोदार दोनों बहुओं के ऊपर आ गया था। काम करने तो नौकर थे, लेकिन अपने अधिकारों को लेकर दोनों बहुओं में खटपट शुरू हो गई थी। पहले इनके साथ कमला रहती थी तो सब संभाल लिया करती थी, लेकिन कुछ दिनों के लिए इन दोनों बहुओं पर जिम्मेदारी सौंपी गई तो दोनों के बीच क्लेश रामेश्वर कमला के वापस आने के बाद भी बढ़ता गया। कालिंदी तो पहले भी अपने में ही सीमित रहती थी। रामेश्वर घर में बढ़ते इस तनाव को लेकर फिर चिंतित रहने लगी। अतः तय किया गया कि कोठी में ही ऐसी व्यवस्था की जाए कि दोनों बहुएं अपने अपने हिस्से में अपने हिसाब से रहें, लेकिन दोनों बेटे इसी कारोबार से जुड़े रहें, क्योंकि दोनों बेटों के बीच कारोबार के हिस्से होते तो घाटा होना निश्चित था। वैसे भी दोनों भाइयों के बीच कोई विवाद नहीं था, अतः दोनों बेटों ने रामेश्वर का पूरा साथ दिया और जल्दी ही कारोबार में बड़ा लाभ मिलने लगा। रामेश्वर अपने बेटों के साथ अब अपने कारोबार को और बढ़ाने में लग गए। तीनों का ध्यान अब घर में कम और अपने काम में ज़्यादा था। दोनों बहुओं को तो अपने से फुर्सत नहीं थी। कमला ही अकेले कितना देखती संभालती। कालिंदी को अब अच्छा मौका मिल गया था अपने प्रेमी शशांक से आज़ादी से मिलने का। कॉलेज जाने के नाम से निकली कालिंदी आराम से शशांक के साथ घूमती रहती। शशांक भी उसे खूब बढ़ावा देता, क्योंकि वो उस साधारण घर का था
जहाँ हर किसी खास चीज़ को देखकर बस कामना की जा सकती थी कि उसे पाने की, पर उसे पूरा नहीं किया जा सकता था। वैसे भी उसके घर में सदस्य ज़्यादा थे और उसके पिता और बड़े भाई की आमदनी कम थी। जैसे तैसे बस उतने बड़े कुनबे का खर्चा चलता था। अतः जब शेखर की दोस्ती कालिंदी से हुई तो उसने इसे इस अवसर की तरह लिया और कालिंदी को पूरी तरह प्रभावित कर लिया और उससे सच्चे प्यार की कस्में खाने लगा। शशांक शेखर जानता था कि यदि कालिंदी की जिद मानकर उसके पिता शेखर से शादी करने को मान भी गए तो भी उसे उस साधारण घर में भेजने को तैयार नहीं होंगे, बल्कि बेटी दामाद को या तो इस कोठी में रहने देंगे या फिर कोई बड़ा सा घर खरीद कर देंगे और अपने कारोबार में भी हिस्सा देंगे। फिर तो ऐस ही ऐस है। यही सब सोचकर वो कालिंदी को अपने प्यार में पागल कर रखा था और कालिंदी की आंखों में तो जैसे अंधे प्रेम की पट्टी बंध गई थी। रामेश्वर की दोनों बहुएं बड़े घराने से आई थी और इस बात का दोनों को बहुत घमंड था। अतः आपस में दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाने का मौका ढूंढती रहती थी। वो तो दोनों के मायके वालों ने समझाया था कि कोठी को छोड़ना नहीं, क्योंकि भले ही कोठी पुरानी हो गई थी लेकिन उसकी शान अभी भी जिंदा है, वरना तो अपने पतियों से जिद कर कब की दोनों अलग अलग जगहों में रहने चली जाती। एक ही छत के नीचे रहना दोनों की मजबूरी थी। ऐसा नहीं था कि बस रामेश्वर के परिवार में खटपट चल रही थी, बल्कि सेठ रामदयाल जी और उनके दोनों भाइयों की सभी संतानों के परिवारों में कुछ न कुछ विवाद चल रहे थे, कहीं बच्चों को लेकर तो कहीं कारोबार को लेकर। बस फर्क यही था कि इतने प्रतिष्ठित परिवार और कोठी से ताल्लुक़ रखने के कारण शहर के लोगों में उनके परिवार की बातें ढक छुप जाती थी। लोग तो यही मानते थे कि राधिका निवास से जुड़े रहने वाले पूरे खानदान के सभी लोग सुखी हैं, किसी समस्या से जूझ नहीं रहे हैं। कभी कभी राधिका निवास के सारे सदस्य परिवार में होने वाली शादी ब्याह में मिलते थे, नहीं तो फ़ोन पर कभी कभी बात कर लेते थे। पहले तो ये नियम था कि परिवार में कोई भी शादी होगी तो नई बहू सबसे पहले इस कोठी में उतरेगी, लेकिन वक्त के साथ ये प्रथा भी बंद हो गई थी और अब तो रामेश्वर द्वारा कोठी का मूल्य चुकाने जाने के बाद सिर्फ उनके परिवार का ही अधिकार था इस राधिका निवास कोठी पर। इधर कालिंदी को शशांक ने इतना दीवाना बना दिया था कि अब तक जो वो अपने घर में शादी के लिए अपनी पसंद को बता नहीं पा रही थी, आखिर एक दिन हिम्मत करके उसने अपनी माँ कमला को शशांक के बारे में बता दिया और ये भी कह दिया कि वो शशांक के सिवाय और किसी से भी शादी नहीं करेगी। कालिंदी ने तो अपनी माँ कमला से बता दिया कि वो शशांक के सिवाय और किसी से शादी नहीं करेगी, पर अब कमला के सामने संकट खड़ा हो गया कि वो इस बारे में अपने पति रामेश्वर और दोनों बेटों संजीव और राजीव को कैसे बताए, और दोनों बहुएं तो बवाल खड़ा कर देंगी। सब कमला को ही दोषी ठहराएंगी कि उसने कालिंदी को ठीक से ध्यान नहीं दिया। उधर कालिंदी जल्दी ही शादी करना चाहती थी, अतः अपनी माँ पर दबाव बना रही थी कि शीघ्र ही वो इस घर में सबसे बात करे, नहीं तो वो स्वयं ही शशांक से शादी कर लेगी। अतः एक दिन रात को जब रामेश्वर और दोनों बेटे बैठे थे तो कमला ने मौका देखकर कालिंदी की बात छिड़ी। पहले तो रामेश्वर बहुत नाराज हुए, पर कमला के कहने पर कि शशांक से ही शादी करने पर अड़ी है और मना करने पर स्वयं ही शशांक से शादी कर लेगी तो पूरे परिवार की बदनामी होगी और खुद परिवार के लोग भी तरह तरह की बातें बनाएंगी। ये सब जानकर आखिर रामेश्वर शशांक और उसके घर वालों से मिलने को तैयार हुए। शशांक की तो जैसे लॉटरी निकल गई। उसके घर वाले भी इतने बड़े खानदान में अपनी लड़की की शादी को लेकर उत्साहित थे। वही हुआ जो शशांक सोच रहा था। रामेश्वर शादी के लिए मान तो गए, पर शशांक को अपने घर का दामाद बनाने की शर्त रख दी और कहा कि कालिंदी और शशांक कभी भी शशांक के घर नहीं जाएंगे और कोई मेल जोल नहीं रखेंगे। शशांक तो स्वार्थी था, फौरन सब मान गया, लेकिन शशांक के माता पिता निराश हो गए। लेकिन शशांक ने बाद में ये कहकर उन्हें मना लिया कि वो बीच बीच में उनसे मिलने आता रहेगा और रुपए पैसे से उनकी मदद भी करेगा।
आखिर एक अच्छा मुहूर्त निकालकर उन दोनों की शादी कर दी गई। रामेश्वर ने अपने खानदान और पहचान वालों से कह दिया कि शशांक उनके दोस्त का लड़का है और अनाथ हो गया है, अतः शादी के बाद यहीं इस कोठी में दोनों रहेंगे। इस तरह शशांक की गरीब होने की बात छुप गई। शादी के बाद कुछ दिनों के लिए शशांक और कालिंदी हनीमून मनाने कई जगह गए और बहुत दिनों तक घूमते फिरते रहे। शशांक तो इतने सब बढ़िया जगह पहली बार देख रहा था, उसकी आंखें तो खुली की खुली रह गई थी और मन ही मन कालिंदी को शादी के लिए तैयार करने में अपनी खुशकिस्मती मान रहा था। बीच बीच में वो कालिंदी के पास रहने पर अपने माता पिता को फ़ोन लगाता और अपने ऐशो आराम के बारे में बताता। उसके घर वाले बेटे को खुश जान के ही संतुष्ट हो जाते। वो लोग गरीब थे पर स्वार्थी नहीं थे, ना ही उनके मन में इस शादी से फ़ायदा उठाने की सोच थी। उन्होंने अपने मन में तसल्ली कर ली थी कि उनका एक बच्चा बढ़िया जीवन जी रहा है, यही उनके लिए बहुत था। बहुत दिनों तक घूमने फिरने के बाद दोनों वापस कोठी में आ गए। शशांक को ये ज़िंदगी बहुत पसंद आ रही थी, बस अच्छा अच्छा खाना पीना और आलीशान कोठी में रहना, और जब मन चाहे किसी मनचाही जगह पर घूमने चले जाएं। कालिंदी ने उसे ढेर सारी शॉपिंग करवा दी थी, जिससे उसके पास ब्रांडेड कपड़े, जूते, परफ्यूम और एक्सेसरीज थी। एक्सेसरीज की कमी नहीं थी। कोई भी उसके कॉलेज का दोस्त अगर देखना तो उसके बन ठन को देखकर पहचान नहीं पाता, लेकिन कालिंदी और शशांक दोनों ही अपने पुराने मित्रों से नहीं मिलते थे ताकि लोग उनके बारे में बातें नहीं फैलाएं, बल्कि उन्होंने हाई सोसाइटी में ही नए फ्रेंड बना लिए थे। उनके पास ही घूमते और पार्टी करते। कालिंदी से शादी के बाद शशांक की तो चांदी हो गई थी, लेकिन ये सब कालिंदी की दोनों भाभियों को नहीं सुहा रहा था। उसके विरोध के लिए दोनों एक हो गई थी। दोनों को ये चुभ रहा था कि एक तो साधारण घर का लड़का फिर यहाँ आकर आराम से मौज कर रहा है और हमारे पतियों को इतना मेहनत करना पड़ रहा है कारोबार को बढ़ाने में। हमारे लिए हमारे पति तो कभी कभी ही समय निकाल पाते हैं, और ये हैं कि दोनों कैसे रोज़ गुलछर्रे उड़ा रहे हैं। जैसे ही दोनों के पति संजीव और राजीव रोज़ रात को घर आते, दोनों देवरानी जेठानी अपने अपने पोर्शन में खाना खाते हुए उन्हें कालिंदी और शशांक के बारे में भड़काने लगती। उनका यही कहना था कि आप तो मेहनत करते हो और सारा मज़ा शशांक उठा रहा है। रोज़ यहाँ वहाँ घूमना और फिर महंगी महंगी शॉपिंग करके आना, चाहे कितने भी महंगे सामान में डूब जाए, पर रहेगा तो नीच घर का। रोज़ रोज़ की शिकायतों को सुनकर संजीव और राजीव का दिमाग शशांक के प्रति नफरत से भर रहा था। एक दो बार दोनों ने इस बारे में रामेश्वर से बात की तो रामेश्वर ने कहा कि वो इस बारे में कुछ नहीं कर सकती। आखिर कालिंदी बेटी है उनकी, उसको शशांक के साथ उसके छोटे से साधारण घर में तो रहने नहीं भेज सकते हैं। हाँ, ये कर सकते हैं कि शशांक को कुछ व्यवसाय में लगा दे तो ये बिजी भी रहेगा और अपना खर्चा भी खुद उठा लेगा। तब दोनों भाइयों ने कहा कि हमारे जमे जमाए बिजनेस में शशांक को इन्वॉल्व नहीं किया जाए, नहीं तो अनुभवहीनता के कारण वो कोई नुकसान न कर दे। इससे अच्छा होगा उसके लिए कोई शोरूम वगैरह खुलवा दिया जाए, तो ये काम हमारे परिवार के स्टैंडर्ड का भी रहेगा और वो हमारे कारोबार में हस्तक्षेप भी नहीं कर पाएगा। रामेश्वर को भी यही उचित लगा और उसने एक कार कंपनी से संपर्क कर उसकी एजेंसी ले ली और शशांक के लिए एक बढ़िया सा शोरूम खुलवा दिया। शशांक भी खुश हो गया कि उसके पास अपना पैसा रहेगा और अपने घर में भी पैसा दे सकता है। कालिंदी भी अपनी भाभीयों की फितरत जानती थी, इसीलिए उसे भी खुशी लगी कि उनका अपना काम होगा। शशांक कुछ दिन तक तो मन लगा कर जाता रहा, लेकिन शोरूम में ध्यान देने से उसका सैर सपाटा बंद हो गया था, जो कुछ ही दिनों में उसे खलने लगा था। उधर शशांक के माता पिता उसके गाड़ी के शोरूम को लेकर बहुत प्रसन्न थे कि उसके इस बेटे के सहारे उनकी गरीबी दूर हो जाएगी। नहीं तो शशांक के पिता और बड़े भाई की कमाई बस घर चलाने लायक होती थी। शशांक अब धीरे धीरे इस मेहनत से ऊबने लगा था।
उसका मन पहले की तरह ही बिंदास घूमने फिरने का करने लगा। एक जगह बैठकर काम करना उसके बस का नहीं था। वैसे भी वो शुरू से सिर्फ तिकड़म लगाकर अमीर बनना चाहता था। मेहनत करके कुछ बनना उसकी आदत नहीं थी। शशांक अगर अच्छे से ध्यान देकर अपना शोरूम संभालता तो उसकी कितनी उन्नति हो जाती। पर बैठे बिठाए सब कुछ मिल जाने से उसका घमंड बढ़ गया था। अपने कर्मचारियों से भी सीधे मुंह बात नहीं करता था, जिससे वो भी उससे चिढ़ते थे। अब शशांक का जब मन होता कर्मचारियों के भरोसे काम छोड़कर वो दोस्तों के पास निकल जाता था। कालिंदी को भी इसकी खबर नहीं होती थी। वो सोचती कि शशांक शोरूम में ही है। फ़ोन करती तब भी शशांक उसे कह देता कि वो शोरूम में है, उसे काम के बीच में डिस्टर्ब ना करे। कालिंदी ये सुनकर खुश हो जाती कि शशांक अपना पूरा ध्यान काम में लगा रहा है। उसे लगता कि अब वो भी अपने भाई और भाभीियों के बराबर हो जाएगी और भाभीियों का मुंह बंद हो जाएगा। रामेश्वर ने शशांक के लिए बढ़िया शोरूम तो खुलवा दिया था, पर वो भी अपने बिजनेस के चक्कर में उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाए कि शशांक अपनी जिम्मेदारी समझ रहा है या नहीं, काम के प्रति सीरियस है कि नहीं। शशांक को इससे खुली छूट मिल गई थी। उसका जब दिल चाहा वो काम पे जाता, नहीं तो कर्मचारियों के भरोसे छोड़कर घूमने निकल जाता था। कालिंदी तो इसी से खुश रहती कि उसका पति अब बड़ा कारोबारी हो गया है और धीरे धीरे वो उसके पिता और भाइयों के बराबर और बाकी खानदान वालों के सामने शान से जाया करेगा। कालिंदी की माँ कमला भी अब संतुष्ट थी कि दामाद अब किसी से कम नहीं रहेगा, वरना पहले अपनी बहुओं की बातें उसके कानों में पड़ जाती थी तो बेटी दामाद के लिए उसे बड़ा बुरा लगता था। बेटे बहुएं भले ही अलग अलग भागों में रहते थे, लेकिन थे तो एक ही कोठी के भाग। आते जाते कभी न कभी उनकी बातें सुनाई दे जाती थी। रामेश्वर ने कालिंदी और शशांक को भी कोठी का एक अलग भाग दिया था रहने के लिए। उन्हें बेटी और दामाद को अपने साथ रखना मंजूर नहीं था, पर वो बेटी को साधारण से घर में जाने भी नहीं दे सकते थे। इसीलिए कोठी में ही उसकी अलग गृहस्थी जमवा दी थी। कालिंदी वैसे सबके काम पर निकलने के बाद अपनी माँ के पास ही आ जाती थी या फिर किसी सहेली के यहाँ चली जाती थी। फिर कुछ महीने ऐसे ही बीत गए। इधर शशांक और लापरवाह होता जा रहा था। शायद उसे लगता था कि अगर वो ज़्यादा काम नहीं भी करेगा तब भी अपनी बेटी की खातिर रामेश्वर उनके साह खर्च में कोई कमी नहीं रखेंगे। लेकिन शशांक ये भूल गया था कि किसी के पास कितनी भी दौलत हो, वो एक हद तक ही नुकसान झेल सकता है, और कारोबारी आदमी तो अपने लाभ और हानि की ज़्यादा चिंता करता है। वो बिना फायदे की कोई बात भी नहीं करता। शशांक की कारगुजारियों की खबर अब धीरे धीरे रामेश्वर, संजीव और राजीव तक पहुंचने लगी थी। पहले तो उन्हें लगा कि शशांक के घर वाले उससे पैसे ले जाते हैं, इसीलिए उसे कारोबार से कोई खास फायदा नहीं हो रहा है। लेकिन जल्दी ही पता लग गया कि शशांक ही लापरवाह है और गाड़ियों की खरीदी बिक्री में उसे कोई दिलचस्पी नहीं है। वो तो शोरूम से लगभग गायब रहने लगा है और यहाँ वहाँ मौज मस्ती में समय गंवा रहा है। अब तो रामेश्वर के गुस्से की कोई सीमा नहीं रही। वो तो बड़े बेटे राजीव से उन्हें शांत किया वो तो बड़े बेटे संजीव ने उन्हें शांत किया कि उसके साथ कालिंदी का भविष्य भी जुड़ा हुआ है। अतः गुस्से से नहीं बल्कि समझा कर देखते हैं। रामेश्वर ने उसी समय शशांक को अपने ऑफिस में आने को कहा। शशांक को समझ नहीं आया था कि इस तरह तुरंत आने को क्यों कहा है। वो अभी भी अपने एक दोस्त के पास था। रामेश्वर का फ़ोन सुनकर वो उठकर उनके ऑफिस में चला गया। वहाँ पहुँचा तो रामेश्वर के साथ थी संजीव और राजीव को भी बैठे देखकर उसने ये तो समझ लिया कि ज़रूर कोई ख़ास बात है। तभी तीनों इकट्ठे रामेश्वर के कैबिन में हैं। उसने पहले तो तीनों को विश किया, पर रामेश्वर उसी तरह गंभीर बने बैठे रहे। संजीव ने ही बात शुरू की, और बताओ शशांक, काम कैसा चल रहा है? शोरूम में सब ठीक है ना? अब शशांक को लग गया कि ज़रूर इन लोगों को
मेरे बारे में या शोरूम के बारे में कुछ पता लग गया है। वो कुछ देर तक तो सोचते हुए खामोश रहा। शशांक की लापरवाही की बैठक रामेश्वर को पता चल गई थी और वो बहुत नाराज़ हो गए थे। पर बड़े बेटे संजीव ने उन्हें समझाया कि पहले उससे बात करके देखते हैं। आखिर कालिंदी का भविष्य भी जुड़ा हुआ है। इसीलिए आज रामेश्वर ने शशांक को अपने ऑफिस में बुलाया था, जहां उनके कमरे में संजीव और राजीव भी थे। उनके पूछने पर कि सब कुछ ठीक ठाक है ना, शशांक समझ गया कि उन लोगों को उसके घूमने फिरने के बारे में जानकारी हो गई है। फिर भी चालाकी दिखाते हुए उसने कहा, हाँ जी, काम तो सब बढ़िया चल रहा है और मैं तो कस्टमर के आने का शोरूम में इंतज़ार नहीं करता, बल्कि उनसे मिलने उनके पास चला जाता हूँ, जिससे नए नए कस्टमर बढ़ गए हैं। अब असलियत तो तीनों को मालूम थी, पर शशांक उनके घर का दामाद था, इसीलिए ऐसे उसकी बात को झूठा बताकर उस पर चढ़ा भी नहीं जा सकता था। अतः रामेश्वर ने अपने को संयत किया और शशांक से इस तरह घुमाकर अपनी बात रखी कि उसे बुरा भी ना लगे, लेकिन आइंदा के लिए सचेत भी हो जाएं काम के प्रति। पर शशांक तो शशांक था, उसके काम के प्रति जिम्मेदार होना कभी सीखा ही नहीं था। उसके लिए तो मौज मस्ती ही ज़िंदगी में ज़रूरी थी। काम और मेहनत से बचने के लिए ही तो उसने अमीर घराने की लड़की से शादी की थी, ताकि उसकी दौलत पर ऐश कर सके। पर वो अपने इरादे रामेश्वर और उनके दोनों बेटों पर जाहिर होने नहीं दे सकता था। इसीलिए उनके सामने इतनी अच्छी एक्टिंग करी कि रामेश्वर ने भी उसे मेहनती समझ लिया। शशांक खुशी खुशी उनके ऑफिस से बाहर आ गया और अपने शोरूम में चला गया। वो समझ गया कि 2-4 दिन उसे पूरा समय शोरूम में रहना होगा, ताकि रामेश्वर को फिर कोई शक नहीं हो। वो तो ये भी सोच रहा था कि काश वो अमीर लड़की के साथ साथ इकलौती लड़की भी ढूंढता, तो और भाई बहनों का कोई चक्कर ही नहीं होता और पूरी की पूरी जायदाद उसे मिल जाती और उसके रास्ते में कोई नहीं होता। यहाँ घर में कालिंदी अपनी माँ के साथ अपने चाचा की बेटी की शादी में शामिल होने की तैयारी कर रही थी। कमला कह रही थी, कालिंदी बेटी, तुम 4 दिनों के लिए मेरा और अपना सामान बैग में जमा लो। वैसे भी तेरे चाचा के यहाँ बहुत समय बाद शादी हो रही है। बड़े बेटे मेहुल ने तो अपने पसंद से लंदन में ही शादी कर ली थी। वो लोग तो यहाँ भारत कभी आए भी नहीं। तेरी चाची फ़ोन पर मेहुल को याद कर कितना रोती हैं, लेकिन मेहुल को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उसे बस यहाँ दौलत कमाना ही अच्छा लगता है। यहाँ माँ बाप बेचारे बेटों को याद करते हुए आंसू बहाते हैं। अब छोटी बेटी अहाना की शादी हो रही है। मेहुल को आने को तो कहा है, लेकिन उसने कहा कि मैं केवल शादी वाले दिन ही आऊँगा। ऊपर से अकेले आ रहा है, अपनी बीवी बच्चों को साथ नहीं ला रहा है। हाँ माँ, मेरी भी बात हुई थी अहाना से, वो भी बहुत दुखी हो रही थी, लेकिन चाचा चाची ही क्यों, हमारे तो लगभग पूरे रिश्तेदारों को कुछ न कुछ बच्चों को लेकर शिकायतें हैं। प्रमोद चाचा के बच्चे तो शादी के लिए ही राजी नहीं हो रहे हैं, तो गौरी बुआ की कोई संतान नहीं हुई। गौतम चाचा की बेटी मर गई। कहने का मतलब है कि सब घरों में कुछ न कुछ समस्या और परेशानी है। बाकी परिवार में भी कोई न कोई कारण से परेशानी है। कहने के लिए हम सब कोठी वाले के नाम से प्रसिद्ध हैं, पर अंदर जाकर देखें तो सब में पैसों के अलावा कोई न कोई दुख है। अब हमारे यहाँ ही देख लो, बाकी रिश्तेदार तो बाहर रहते हैं, लेकिन हम लोग तो अभी भी इस प्रसिद्ध कोठी में रहते हैं। बाहर से कितना अच्छा लगता है, लेकिन अंदर में सब अलग अलग कोने में रहते हैं। दोनों बहुएं तो अपने में ही सीमित रहती हैं। कमला ने बहुओं के बारे में सुना तो कालिंदी को चुप कराते हुए कहा कि अभी अगर दोनों बहुओं ने ये सुन लिया तो हंगामा मचा देंगी। और फिर ये भूल क्यों गई कि तुमने भी अपने पसंद से एक सामान्य घर की लड़की से शादी कर ली। यदि तेरे भाई साथ नहीं देते तुम वहीं उसके छोटे से घर में पड़ी होती। ये सुनकर कालिंदी का मुंह छोटा सा हो गया। कमला और कालिंदी शादी में जाने की तैयारी कर रहे थे। उन्हें नहीं पता था कि शशांक की हरकतों के कारण आज उसे रामेश्वर ने अपने ऑफिस में बुलाया था। कालिंदी स्वयं भी मस्त मौला थी और पति के साथ घूमने फिरने को ही गृहस्थी बसाना समझती थी। उसे पता नहीं था, या फिर वो जानना नहीं चाहती कि
घर गृहस्थी मौज मस्ती से नहीं बल्कि जिम्मेदारियों को बखूबी निभाने से बनती है। वो तो शाम होती ही घूमने निकल जाती थी। यही व्यवहार शशांक का था। दोनों ही गृहस्थी की भागदौड़ संभालना नहीं चाहते थे। रामेश्वर अब शशांक की लापरवाही बरतने की आदत को समझ गए थे। वो आगे की सोचकर गंभीर हो गए। अपनी बेटी की जिद पर आकर उसकी शादी शशांक से कराने पर पछता रहे थे। रामेश्वर सोच रहे थे, काश उस समय जब कालिंदी जिद कर रही थी तब मैं थोड़ी कठोरता से उसे मना कर देता और फिर बाद में सही आदमी से शादी के लिए मना भी लेता तो आज और कुछ बात होती। रामेश्वर को शायद आभास हो गया था कि जल्दी ही शशांक अपने और रंग दिखाएगा। इन सब से अनभिज्ञ कालिंदी चाचा के यहाँ शादी में जाकर पहनने के लिए तरह तरह के ड्रेसेस पहनकर ट्राई कर रही थी। तमाम कपड़े और गहने उसके पलंग पर फैले हुए थे और वो उनमें से छांट कर शादी में ले जाने के लिए बैग में रखती जा रही थी। अपनी माँ कमला का बैग तो पहले ही जमा दिया था। रामेश्वर शादी के एक दिन पहले और दोनों बेटे बहुएं शादी वाले दिन ही पहुंचने का तय हुआ था, क्योंकि अभी 4 दिनों के लिए एक साथ रामेश्वर और संजीव राजीव कारोबार को छोड़कर नहीं जा सकते थे। वहाँ से आने का प्रोग्राम जरूर सबने साथ में आने का बनाया था। दरअसल रामेश्वर पूरे परिवार समाज में दिखाना चाहते थे कि अभी भी वो और उनके बच्चे एक हैं। कमला ने अपनी दोनों बहुओं को भी मना लिया था वहाँ जाने को और एक दूसरे से सहयोग करने, भले ही दिखाने को सही। शशांक कालिंदी और कमला के साथ ही जाने वाला था। शशांक जब घर आया तो कालिंदी उस समय कपड़े गहने जमा रही थी। सब कुछ पलंग पर फैला था। शशांक कुछ कपड़ों को सरका कर वहीं पलंग पे बैठ गया और कालिंदी से बात करने लगा, पर उसकी नज़र पलंग पर पड़े हुए अलग अलग खुले रखे हुए गहने के डिब्बों पर पड़ी। कालिंदी ने अपनी शादी में भी बहुत से गहने पहने थे, लेकिन कमला ने उसे अलग से और भी सोने और हीरे के जड़ाऊ सेट दिए हुए थे। आज जब शशांक ने इतने सारे जेवर एक साथ देखे तो उसकी आंखें चौंधिया गई। वो और कुछ प्लानिंग करने लगा। उसने कालिंदी से प्यार से बातें करते हुए धीरे धीरे उससे सारे गहनों के बारे में जानकारी लेने लगा। कालिंदी को लगा कि वो खुश है कि उसके पास इतने गहने हैं, इसीलिए पूछ रहा है। कालिंदी ने कहा, हाँ, बड़े शौक से लिया है। सब कुछ माँ के पुराने गहने हैं, लेकिन बहुत कीमती और एंटीक हैं। बाकी मैंने अपनी पसंद से लिया है। अच्छे हैं ना? हाँ हाँ, बहुत अच्छे हैं। बहुत, शशांक ने जल्दी से कहा, मानो उसकी चोरी पकड़ी गई हो। अब एक साथ पहली बार देखा था इतने जेवर उसने उसे लेकर। उसके मन में इतना लालच जग गया कि उसने ये भी नहीं सोचा कि तमीज़ नहीं लालच जग गया कि उसमें ये भी सोचने की तमीज़ नहीं रही कि गहने अगर कालिंदी के पास हैं तो भी उसके ही हुए। लेकिन अब तो सारी दौलत सिर्फ अपने नाम करना चाहता था, सिर्फ अपनी। उसे ना तो अपनी पत्नी की चिंता थी और ना ही अपने माता पिता की। कालिंदी अपनी माँ के साथ चाचा के यहाँ शादी में शामिल होने के लिए जा रही थी। उसी की तैयारी पूरे जेवरात और कपड़े पलंग पर फैले हुए थे, जिसे देखकर उसी समय कमरे में आए हुए शशांक की नज़र पड़ती है तो वो लालच में आ जाता है। शशांक भी इनके साथ ही शादी में जाने वाला था, लेकिन अब उसका दिमाग दूसरी योजना बनाने लगा। उसने कालिंदी की बातों से ये जाहिर किया कि शोरूम में अभी बहुत व्यस्तता रहेगी, इसीलिए वो अभी उन लोगों के साथ नहीं जा सकता है। हाँ, शादी वाले दिन ज़रूर पहुंच जाएगा। कालिंदी ने ये सुनकर कहा, हो शशांक, तुम भी साथ चलते तो अच्छा होता। हमारी शादी के बाद तुम्हारा किसी से मिलना नहीं हुआ है। अगर उसी दिन आओगे तो सबसे मिल नहीं पाओगे। तो शशांक ने उसे समझाया, मैं तो इस घर का दामाद हूँ। जब तुम्हारे दोनों भैया भाभी ही एक दिन के लिए आएंगे तो मैं अभी से जाकर क्या करूँगा? फिर तुम तो अपने रिश्तेदारों में बिजी हो जाओगी और मैं बोर होता रहूँगा। वैसे भी यहाँ काम को अभी छोड़ नहीं सकती। ठीक है, तो फिर मैं और माँ कल चले जाएंगे और मैं बड़े भैया को कह दूँगी तुमको अपने साथ ले आने को, कालिंदी ने कहा। उसकी बात सुनकर शशांक ने उसको बहला दिया, अरे मेरी चिंता मत करो और मैं तो यहाँ काम में व्यस्त रहूँगा। हो सकता है कि
उस दिन भी थोड़ा काम निपटाना पड़े। असल में अभी सीजन चल रहा है तो कई कारों की बहुत बिक्री हो रही है। अगर मैं नहीं रहूँगा तो कैसे सब मैनेज होगा? मेरे कारण तुम्हारे भैया भाभी को भी देर हो जाएगी तो उन्हें बुरा लगेगा। 2-2.5 घंटे का ही तो रास्ता है। मैं राजपुर अपनी गाड़ी से आ जाऊँगा। आखिर कालिंदी उसकी बातों में आ गई और उसने घर में बता दिया कि शशांक काम के चलते शादी वाले दिन ही राजपुर पहुँचेगा। रामेश्वर ने सुना तो उन्हें आश्चर्य हुआ कि शशांक कब से इतना काम को तहजीब देने लगा, पर ये सोचकर खामोश हो गए कि शायद शशांक को इतने सारे सदस्यों के बीच में जाने से संकोच हो रहा होगा। आखिर उनके सब रिश्तेदार इतने अमीर जो थे तो उनके सामने जाने से शशांक झिझक रहा है। कालिंदी ने जब 2-4 भारी जेवर अपने पास रख लिए और बाकी जेवरों को जहाँ जिस कवर्ड में लॉकर में रखा था उसे सब शशांक देख रहा था, तभी उसने कहा, देखो डियर, पहले मैं भी तुम लोगों के साथ जाने वाला था तो ठीक था। तब तुम ये सब एंटीक ज्वेलरी भी साथ ले जाती, लेकिन अभी तो तुम और तुम्हारी माँ ही अकेले जा रहे हो। रास्ते में कुछ ऊंच नीच हो गई तो अरे, ड्राइवर का ही क्या भरोसा। फिर सब तो जानते हैं कि तुम लोगों के पास दौलत की कमी नहीं, फिर क्यों रिस्क लेना। इन भारी गहनों को यहीं रहने दो। तुम 1-2 हल्के सेट ले जाओ, या फिर ऐसा करो, जब मैं आऊँगा तब अपने साथ इनको लेकर आ जाऊँगा। कालिंदी हमेशा की तरह फिर उसकी बातों में आ गई। उसने सभी गहनों को वापस कवर्ड में रख दिया और बताया कि जब आओगे तो ये वाला सेट ले आना। कवर्ड की चाबियाँ भी उसे सौंप दी। ये हल्का सा सेट उसने पहन लिया था और कुछ आर्टिफिशियल ज्वेलरी जिनकी भी कीमत बहुत थी उसने साथ रख लिया। कालिंदी और कमला दोनों सुबह जल्दी तैयार होकर कार से राजपुर के लिए निकल पड़े। फिर रामेश्वर भी तैयार होकर अपने ऑफिस के लिए निकल गए। नाश्ता, खाना बनाने और अन्य सभी कामों के लिए नौकर थे। रामेश्वर के जाने के पहले ही उनके सामने शशांक भी तैयार होकर अपने शोरूम में चला गया ताकि किसी को कुछ शक ना ही हो। वहां जाकर उसने अपना ध्यान भी काम में लगाया, पर इतना तो तय था कि उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। दरअसल अब शशांक को भान हो गया था कि रामेश्वर और संजीव तथा राजीव उसके क्रियाकलापों पर ध्यान दे रहे हैं, उससे नाराज भी चल रहे हैं। क्या पता वो लोग कालिंदी को भी जल्दी उसके खिलाफ कर दें और कालिंदी भी अपने निर्णय पर पछताए और उसे छोड़ने की सोचने लग जाए, तो फिर उसका क्या होगा। ये सारी बातें बस उसके मन की सोच थी। रामेश्वर ने ऐसा कभी नहीं सोचा था। वो केवल शशांक को एक जिम्मेदार व्यक्ति बनाना चाहते थे ताकि कालिंदी और शशांक का भविष्य उज्जवल रहे, लेकिन चोर की दाढ़ी में तिनका। उधर कालिंदी और कमला चाचा के यहाँ पहुँच गए थे। यहाँ अभी पहले वही लोग पहुँचे थे। कमला और रामेश्वर अभी अपने खानदान में सबसे बड़े थे, अतः कमला ने सबसे पहले वहाँ जाना तय किया था। दोनों को देखकर कालिंदी के चाचा चाची भी खुश हुए। शादी घर में ना होकर एक रिजॉर्ट में होने वाली थी, इसीलिए घर को लाइटिंग वगैरह थोड़ा सा सजा दिया गया था ताकि शादी वाला घर लगे। दरअसल कालिंदी के शरद चाचा और चाची को अपने बेटे मेहुल की इस तरह बेगानों जैसा व्यवहार खल रहा था। वहाँ तो ये होना था कि मेहुल और उसकी पत्नी काफ़ी पहले से आकर अपनी बहन अहाना की शादी का पूरा इंतजाम देखते और शॉपिंग वगैरह करते, लेकिन यहाँ तो मेहुल आ भी रहा था तो अकेले, वो भी केवल शादी वाले दिन ही आने को कहा था कि छुट्टी की समस्या है। शरद चाचा सब समझते थे कि समस्या छुट्टी की नहीं बल्कि मेहुल और उसकी पत्नी का मन ही नहीं होता है उन लोगों के पास आने को। पर अभी शादी के मौके पर मेहुल से कहा सुनी करके वो रंग में भंग नहीं डालना चाहते थे। उन्होंने अपनी पत्नी को भी समझा दिया था कि मेहुल से कोई शिकवा शिकायत नहीं करते। ये बात तो स्वयं ही उसे समझनी चाहिए थी। अब उसके जल्दी ना आने का रोना लेकर मत बैठो, बल्कि शादी का पूरा इंतजाम इतने अच्छे से करो कि मेहुल के साथ साथ सब देखते रह जाएं, तब शायद मेहुल को भी कुछ महसूस हो। पर माँ का दिल ममता से भरा होता है, चाहे बच्ची कितनी उपेक्षा करे, लेकिन तब भी माँ अपने बच्चों को चाहती है। शायद ही शरद की पत्नी का भी यही हाल था। वो चाह कर भी अपने बेटे बहू और
पोती को अपने पास ला नहीं सकती थी, पर उसका मन बार बार उन्हें अपने नज़दीक देखने को मचल उठता था। पर अपनी व्यग्रता को मन में दबाए हुए अपनी बेटी की शादी की तैयारी में लगी हुई थी। जब कालिंदी और कमला उसके पास पहुँचे तो उसका बांध टूट गया और वो दोनों के पास बिलखने लगी। कमला को बहुत समय लगा उसे ढांढस बंधाने में। देखो बहन, जिसमें हम कुछ कर नहीं सकते उसे समय पर छोड़ देना ही उचित है। देखना, अभी नहीं तो खुद के बच्चों के बड़े होने पर उसे समझ आएगा कि माँ पिता से जब बच्चे दूरी बना लेते हैं तो कैसा लगता है। देखना, एक दिन वो ज़रूर अपनी पत्नी और बेटी को लेकर तुम लोगों के पास आएगा। हाँ, तुम लोगों को अच्छा है दीदी, दोनों बेटे राजीव और संजीव और बहुएं बच्चे सब एक साथ तुम लोगों के साथ ही रहते हैं, और अब तो बेटी दामाद भी तुम्हारे साथ रहते हैं। दोनों बेटों ने तुम लोगों का बिजनेस कितनी अच्छी तरह संभाला हुआ है। कमला की देवरानी शरद की पत्नी ने कमला से कहा, ये तो सही था कि दोनों बेटों ने रामेश्वर का बिजनेस में पूरा साथ दिया था, पर एक ही कोठी में रहते हुए भी सबके बीच कितनी दूरी है, ये कमला के अलावा कौन समझता। हाँ, इतना ज़रूर है कि अपने सब बच्चों को अपनी आंखों के सामने देख लेती है। कमला और कालिंदी शरद की बेटी अहाना की शादी में पहले से आ गए थे ताकि शरद और उसकी पत्नी को अच्छा लगे। शरद की पत्नी ने उन दोनों के सामने अपने बेटे के रवैये को लेकर अपना दिल हल्का कर लिया था। कमला भी अपने परिवार के भविष्य को लेकर चिंतित थी। कालिंदी ने अब अपनी चाची का ध्यान बांटने के लिए कहा कि चलिए ना चाची, आप लोगों ने अहाना के लिए क्या क्या खरीदा है वो सब दिखाइए, फिर तो शादी शुरू हो जाएगी तो समय नहीं मिलेगा। ये कहते हुए उसने चाची को हाथ से पकड़कर खड़ा कर दिया। हाँ बाबा, चलो, आप भी चलो दीदी, चल कर देखिए सब सामान ठीक है कि नहीं, और किसी चीज़ की कमी तो नहीं है। कालिंदी की चाची ने दोनों को ऊपर अहाना के कमरे में ले जाते हुए कहा। ऊपर कमरे में अहाना भी अपनी कुछ तैयारी में लगी थी। उसने जब दोनों को आते देखा तो वो खुश होकर उनसे लिपट गई। फिर चारों ने तरह तरह की बातें करते रहे और अहाना के लिए हुए सामान को भी देखने लगे। अहाना और उसकी माँ ने बहुत अच्छी खरीदारी की थी, सब सामान श्रेष्ठ था। फिर कमला और कालिंदी ने भी अपनी अपनी तरफ से अहाना और उसके होने वाले पति को देने के लिए जो तोहफे लाए थे वो भी दोनों ने दिखाए तो अहाना और उसकी माँ को बहुत पसंद आया। फिर सबने खाना खाया और अपने कमरे में आ गए। कमरे में आकर कालिंदी ने अपने फ़ोन से शशांक को संपर्क किया। शशांक ने कहा कि अभी वो शोरूम में ही है, अभी तक घर नहीं गया है और अपने काम में लगा है। उसने बहुत प्यार से और भी कई बातें की ताकि कालिंदी उसकी तरफ से निश्चिंत रहे। रामेश्वर रात में घर आ गए थे और अपने कमरे में खाना खाकर आराम कर रहे थे। संजीव और राजीव भी अभी तक नहीं आए थे। उनकी पत्नियां उनके आने का इंतज़ार कर रही थी। तभी शशांक भी आ गया और अपने कमरे में ही नौकर से खाना बुलवा लिया। नौकर ने जल्दी ही खाना लाकर परोस दिया और कहा कि बड़े साहब ने खाने के बाद आपको बैठक में बुलाया है। शशांक खाते खाते सोच में पड़ गया कि आज क्यों रामेश्वर ने उसे बुलाया है, कहीं उसकी साजिश का उसे पता तो नहीं चल गया है। उसने जल्दी से अपना खाना ख़त्म किया और रामेश्वर के पास आ गया, पर रामेश्वर ने उसे सामान्य बातें करने और शोरूम के बारे में यूं ही हाल चाल जानने को बुलाया था। पर चूँकि शशांक के मन में शक और डर बैठा था तो वो सारी बातें उसे ऐसी ही लग रही थी मानो रामेश्वर उससे सवाल जवाब कर रहे हों। जैसे तैसे शशांक ने उनकी बातों का जवाब दिया, अपनी तरफ से बड़े सोच समझ कर दिया। तब तक संजीव और राजीव भी आ गए थे। उन दोनों ने अपने पिता और शशांक से मामूली बातचीत की और फिर शशांक से 4 दिन बाद शादी में साथ चलने को कहा तो उसने वही सब बहाने उन्हें बता दिए जो उसने कालिंदी से कहे थे। दोनों भाई भी उसकी बात मान गए और उनसे विदा लेकर अपने अपने पोर्शन में चले गए। शशांक ने भी नींद आने का बहाना किया और वो भी उठकर चला गया, लेकिन पता नहीं क्यों रामेश्वर की नींद उड़ गई थी, मानो उन्हें आने वाले समय का भान हो गया हो। वो थोड़ी देर सोचने के बाद सारी बातों को उन्होंने ईश्वर के ऊपर डाल दिया कि वो जो भी करेंगे अच्छा करेंगे।
फिर वो भी अपने बेडरूम में आ गई। दोस्तों, इस कहानी के इस चैप्टर का एंड नहीं करती हूँ। कहानी आप लोगों को कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट चैप्टर सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ बताइएगा, मैं अपलोड ज़रूर करूँगी। लेकिन कमेंट आएंगे तभी तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि कहानी आप लोगों को कैसी लगी। और हाँ, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इस कहानी का केवल एक चैप्टर आना बाकी है, छोटी सी ही कहानी है, लेकिन प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कहानी कैसी लगी। चलिए फिर मिलती हूँ इसके नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।